गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने क्लास की अगली कड़ी में सेक्शन 2 को आगे बढ़ाते हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने धारा 2 उपधारा 48 तक चर्चा कर ली थी और अभी इनमें हम कुछ बातों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में धारा 2 उपधारा 48 में अपन ने अधिभोगी की चर्चा की थी और अभी अब इस क्लास में आगे बढ़ते हुए अपन धारा 2 उपधारा 49 में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्वामी की। जैसे जस्ट पीछे अपन ने चर्चा की थी किसकी, पीछे अपन ने चर्चा की थी अधिभोगी की या ऑक्यूपायर की, और अभी अपन चर्चा करेंगे किसकी। वहां मैंने ऑक्यूपायर या अधिभोगी की 4 श्रेणियां बताई थी, यहाँ अपन चर्चा करेंगे स्वामी की। तो नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 उपधारा 49 में किसको डिफाइन किया गया है? स्वामी को डिफाइन किया गया है। पहले ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब स्वामी के श्रेणी में कौन कौन व्यक्ति इस अधिनियम में आते हैं ये अपन तय करेंगे। तो देखो, इस अधिनियम के तहत स्वामी की श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को रखा गया है। 2 श्रेणियां इसमें बताई गई है। पहला है जो अपने स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या किसी सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए एक अभिकर्ता, न्यासी या रिसीवर के रूप में किसी भवन, भूमि या भूमि के भाग का किराया प्राप्त करता है। देखिए यहाँ देखो, किसी भवन, भूमि या भवन और भूमि दोनों का पूरा या उनके किसी भाग, जैसे भवन का कुछ हिस्सा दे रखा है, तो क्या प्राप्त करता है? किराया प्राप्त करता है। तो देखो, स्वामी होने का पहला प्रमाण किराया प्राप्त करना है। और वो किराया किससे प्राप्त कर सकता है? तो देखो, पहली बात तो वो किसी सोसाइटी या किसी धार्मिक पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता, किसी न्यासी या रिसीवर के रूप में किसी से ऐसा किराया प्राप्त करता है, तो वो स्वामी है। ये स्वयं के लिए हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी सोसाइटी के लिए हो सकता है, किसी धार्मिक पूर्त प्रयोजन के लिए हो सकता है। एक बार फिर देखना, स्वामी वो व्यक्ति होगा जो किराया ग्रहण करता है। लेकिन खास बात क्या है, किराया अपने लिए ग्रहण करे ये जरूरी नहीं है। किराया किस किस के लिए ग्रहण कर सकता है? जो व्यक्ति या तो खुद के लिए किराया ग्रहण करता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किराया ग्रहण करता है, या किसी सोसाइटी के लिए किराया ग्रहण करता है, या किसी धार्मिक या किसी पुनीत प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता, न्यासी या रिसीवर के रूप में काम कर रहा है और किराया ग्रहण कर रहा है। तो देखो, इसमें स्वामी में अभिकर्ता भी हो सकता है, स्वामी में न्यासी भी हो सकता है, स्वामी में रिसीवर भी हो सकता है। तो इन किसी भी हैसियत से खुद के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी धार्मिक या पुनीत प्रयोजन के लिए किराया वसूल करने वाला, किराया किसका वसूल करेगा? भवन का कर सकता है, भूमि का कर सकता है, भवन और भूमि दोनों का कर सकता है, संपूर्ण भवन का कर सकता है, उसके किसी भाग का किराया ले सकता है, संपूर्ण भूमि का कर सकता है, भूमि के किसी भाग का किराया ले सकता है। तो किराए के साथ, तो किराए का मतलब खुद के लिए लेना आवश्यक नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। किस किस के लिए ले सकता है, किस किस हैसियत से अभिकर्ता, न्यासी और रिसीवर की हैसियत से ऐसा कर सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो, किराया किसका? भवन और भूमि का, भवन और भूमि के किसी भाग का, संपूर्ण भवन और संपूर्ण भूमि का। ठीक है, किसके लिए? खुद के लिए किराया ले सकता है, किसी व्यक्ति के लिए ले सकता है, सोसाइटी के लिए ले सकता है, किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए ले सकता है। या स्वामी की कैटेगरी में दूसरा क्या है? भूमि या भवन या इनके किसी भाग को किराए पर देकर किराया प्राप्त करता है। तो इनमें से किसी को, ये देखो, किसी भाग को किराए पर देकर किराया प्राप्त करता है, तो वो भी स्वामी कहलाएगा। तो स्वामी की ये 2 श्रेणियां हैं। यहाँ देखिए, एक सवाल आपके सामने है, इसको आप ठीक से देखेंगे। देखो, नगरपालिका अधिनियम के तहत अधिभोगी नहीं हो सकता। तो देखो, भूमि या मकान के किसी भाग को किराए पर देने वाला व्यक्ति, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ अधिभोगी की जगह आप स्वामी शब्द पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, क्योंकि अधिभोगी हमने पिछली धारा में पढ़ा है, ये लिखने की त्रुटि है जल्दबाजी में। इस अधिभोगी की जगह क्या शब्द पढ़ेंगे? स्वामी। तो देखिए, नगरपालिका अधिनियम के तहत स्वामी नहीं हो सकता। पहला, भूमि या मकान के किसी भाग का किराया देने वाला, सॉरी, इसको आप अधिभोगी ही पढ़ेंगे। पिछली धारा के रेफरेंस में ही इसको अपन ने
लिया है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, अधिभोगी। ये अधिभोगी पर ही सवाल देख लेना और इसके बाद में आप थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें अपने को जो मिस्टेक मैंने की है वो आप ठीक से देखेंगे। यहाँ दोबारा इस सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने मिटा दिया, ये अधिभोगी सही है, थोड़ा सा मिस अटेम्प्ट की वजह से हो गया। सवाल को देखेंगे, नगरपालिका अधिनियम के तहत जो पीछे उपधारा 48 में मैंने आपको बताया था, नगरपालिका अधिनियम के तहत अधिभोगी नहीं हो सकता। पहला, भूमि या मकान के किसी भाग का किराया देने वाला व्यक्ति अधिभोगी हो सकता है। धार्मिक या पूर्त प्रयोजन हेतु भूमि को किराए पर देने वाला व्यक्ति क्या है, या उसका अभिकर्ता। और भूमि या भवन के किसी भाग को का किराया प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, ये भी क्या है, स्वामी है। फिर भूमि या भवन को किराए पर लेने वाला व्यक्ति, देखो यहाँ ये ध्यान पर रखेंगे, देखो ये स्वामी है, फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखो ये स्वामी है, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये स्वामी है, ये स्वामी है, ये स्वामी है, और ये कौन है, अधिभोगी है। कौन है, अधिभोगी। तो यहाँ या तो इस सवाल को आप यूं देखेंगे कि अधिभोगी नहीं हो सकता, अधिभोगी नहीं हो सकता, सवाल थोड़ा गलत फ्रेम है। तो या तो ये देखो, इसको इस नहीं को काटेंगे, थोड़ा सा सवाल में मिस प्रिंटिंग है, ध्यान से देखेंगे। देखो, भूमि या भवन को किराए पर लेने वाला व्यक्ति अधिभोगी हो सकता है, तो इस नहीं को काट दोगे तो इसका उत्तर ये चौथा हो जाएगा। और या फिर इसका दूसरा तरीका इस सवाल को करेक्ट करने का ये है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ये यदि आप रखना चाहते हो तो यहाँ यदि हम स्वामी कर दें, अगर इसकी जगह हम स्वामी शब्द कर दें अधिभोगी की जगह, तो देखो यहाँ ये हमने स्वामी कर दिया, ये ज्यादा सही रहेगा, इसको स्वामी कर देंगे। तो देखो नगरपालिका अधिनियम के तहत स्वामी नहीं हो सकता, तो देखो पहला स्वामी है, दूसरा स्वामी है, तीसरा स्वामी है, चौथा कौन है, अधिभोगी है। तो या तो अधिभोगी हो सकता है तो उत्तर चौथा हो जाएगा, या स्वामी नहीं हो सकता तो उत्तर चौथा हो जाएगा, क्योंकि पहली तीनों कैटेगरी किसकी है, स्वामी की है। तो इस सवाल के ऊपर आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ जो मैंने आपको बताया है ये वाला करेक्शन आपको करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, या तो यहाँ आप क्या करेंगे, स्वामी करेंगे, या फिर यहाँ यदि अधिभोगी रहता है तो यहाँ आप इस नहीं को हटाएंगे। ये थोड़ा सा, या तो नहीं को हटा दो या अधिभोगी की जगह स्वामी कर दो, इन दोनों में से एक करेक्शन करना है, दोनों नहीं करने, फिर उसके बाद ये सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धारा 2 उपधारा 50 में पॉपुलेशन शब्द को परिभाषित किया गया है। देखो पीछे मैंने आपको अंतिम जनगणना बताया और यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जनसंख्या बता रहा हूँ। धारा 2 उपधारा 50, इस अधिनियम में जनसंख्या से तात्पर्य, देखो जनसंख्या से तात्पर्य क्या है, उस स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, ये 2 बार आ गया है, उस स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या से लिया जाता है जो पूर्ववर्ती अंतिम जनगणना के रूप में सुसंगत आंकड़ों के रूप में प्रकाशित की गई है। जैसे वर्तमान में 2011 की जनगणना के सुसंगत आंकड़े मौजूद है, तो पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े उपलब्ध है, और जनसंख्या जो पूर्ववर्ती जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के रूप में उपलब्ध है, ये 2 अलग बातें हैं। तो आपको इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये देखना है कि जस्ट लास्ट वाली जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े अपने पास मौजूद है। यहाँ एक नोट इसमें लिखा हुआ है, देखो इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 34 में पूर्ववर्ती नवीनतम जनगणना आंकड़ों की चर्चा की गई है, तथा धारा 2 उपधारा 50 में जनसंख्या को परिभाषित किया गया है, और इन दोनों में ही मीनिंग क्या दिया गया है, पूर्ववर्ती जनगणना जिसके अपने पास अंतिम सुसंगत आंकड़े मौजूद हैं, चाहे जनसंख्या की बात करें, चाहे अपन पूर्ववर्ती नवीनतम जनगणना की बात करें, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ उपधारा 34 में पूर्ववर्ती नवीनतम जनगणना के आंकड़ों को परिभाषित किया गया और उपधारा 50 में जनसंख्या शब्द को परिभाषित किया गया। थोड़ा सा ये वापस कंपैरिजन आपको करना है।
फिर धारा 2 उपधारा 51 में विहित प्रेस्क्राइब्ड। देखो इस अधिनियम में जगह जगह ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा। विहित से क्या तात्पर्य है? इस विहित शब्द का हालांकि वैसे सीधा सवाल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम में जगह जगह ये शब्द आएगा विहित। तो इस विहित से क्या समझेंगे? तो देखो इस अधिनियम में जहां कहीं भी ये विहित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां इसका अर्थ किससे लिया जाएगा? तो या तो नगरपालिका अधिनियम में कोई अर्थ दिया गया है, या इस नगरपालिका अधिनियम के अधीन कोई नियम, कोई आदेश या कोई उपविधि। देखो ध्यान रखना, मूल अधिनियम नगरपालिका अधिनियम 2009 है, और इस अधिनियम के तहत या तो कोई नियम जारी किया जाता है, या कोई आदेश दिया जाता है, या कोई उपविधि बनाई जाती है, या स्वयं इस अधिनियम के तहत कोई भी मीनिंग दिया गया है, उसका अर्थ क्या लेंगे? विहित से लेंगे। तो देखो एक बार, इस अधिनियम में जहां कहीं भी विहित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां उसका अर्थ अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियमों या दिए गए आदेशों या बनाई गई उपविधियों से लिया जाएगा। अर्थात विहित में नगरपालिका अधिनियम 2009, इसके तहत बनाए गए नियम, इसके तहत दिए गए आदेश और उसके तहत बनाई गई उपविधियां आती हैं। तो विहित का मतलब है कि नगरपालिका अधिनियम में क्या है, इसके तहत जारी किए गए नियमों में क्या है, इसके तहत दिए गए आदेशों में क्या है, इसके तहत बनाई गई उपविधियों में क्या है। तो एक बार देखें, स्वयं नगरपालिका अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों, इसके तहत दिए गए आदेशों और उसके तहत निर्मित उपविधियों में क्या क्या है, वो सब क्या है? विहित है। देखो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जैसे डॉक्टर पर्ची के ऊपर कुछ लिखता है, वो क्या है? वो विहित होता है। तो यहाँ विहित का मतलब प्रेस्क्राइब्ड लिखा हुआ कहाँ कहाँ हो सकता है? नगरपालिका अधिनियम में लिखा हुआ हो सकता है, उसके तहत बनाए गए नियमों में हो सकता है, या फिर उसके तहत दिए गए किसी आदेश में हो सकता है। तो विहित का मतलब खाली नगरपालिका अधिनियम से नहीं है, इसके तहत जारी नियमों में है, इसके तहत जारी अधिनियमों में है, सॉरी आदेशों में है, इसके तहत निर्मित उपविधियों में है। तो इन चारों में, स्वयं नगरपालिका अधिनियम में, इसके तहत बनाए गए नियमों में, इसके तहत दिए गए आदेशों में, या उसके तहत बनाई गई उपविधियों में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या माना जाएगा? प्रेस्क्राइब्ड। ये देखो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है लिखा हुआ है, क्या लिखित है। तो लिखित कहाँ कहाँ? इन चार जगह अपन देखेंगे। तो जहां विहित का मतलब इन चारों में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, उससे तात्पर्य लिया जाएगा। समझ में आ गई होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी विहित शब्द आएगा उसका मीनिंग आप यही लेंगे। ठीक है। फिर धारा 2 उपधारा 52 में सार्वजनिक स्थान, पब्लिक पैलेस से क्या तात्पर्य है? तो पब्लिक पैलेस से इस अधिनियम में क्या तात्पर्य लिया जाएगा? सार्वजनिक स्थान किसको मानेंगे? तो देखो इस अधिनियम में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक स्थान का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत वाइड है। ठीक है। और इस अधिनियम में सार्वजनिक शब्द में वो सभी स्थान शामिल हैं जो जनता के उपयोग एवं उपभोग के लिए खुले हैं, मतलब जिनका आम जनता उपयोग कर सकती है, आम जनता खुला उपभोग कर सकती है, तथा किसी भी निजी तथा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। देखो तीन शर्तें हो गई, उपभोग और उपयोग की दृष्टि से खुले हों, और साथ में जैसे कई बार क्या होता है कि कोई निजी संपत्ति खुली पड़ी है, उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, लेकिन वो किसी की निजी संपत्ति है तो उसको सार्वजनिक स्थान नहीं मान सकते। तो निजी संपत्ति नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आम जनता के लिए उपयोग और उपभोग के लिए खुला छोड़ा गया हो, फिर चाहे वह स्थान नगरपालिका क्षेत्र में निहित हो या उससे बाहर। देखो सार्वजनिक स्थान जैसे नगरपालिका के परिधि में या नगरपालिका के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले स्थान ही इस अधिनियम में सार्वजनिक स्थान नहीं है। ऐसे स्थान जो आम जनता के उपभोग के लिए खुले हैं और निजी संपत्ति नहीं है, तो फिर भले ही वो नगरपालिका के दायरे से बाहर स्थित हैं, तो भी उनको क्या माना जाएगा? उनको सार्वजनिक स्थान ही माना जाएगा। अर्थात ये अधिनियम उन स्थानों को भी सार्वजनिक स्थानों में शामिल करता है जो नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित हो। अतः सार्वजनिक स्थान की दो शर्तें। देखो नगरपालिका क्षेत्र में स्थित होना जरूरी नहीं है, ये बात स्पेशल है। फिर दो चीजें, पहली बात है वह जनता के उपयोग और उपभोग के लिए खुली हो तथा किसी की निजी संपत्ति नहीं हो। तीसरी बात ध्यान रखना, उस सार्वजनिक स्थान का नगरपालिका की भौगोलिक सीमाओं में होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कोई भी सार्वजनिक स्थान नगरपालिका की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी हो सकता है। ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर देखिए धारा 2 उपधारा 53 में लोक प्रतिभूति, पब्लिक सिक्योरिटी। ये पब्लिक सिक्योरिटी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देखो प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी या गारंटी टाइप होता है।
तो इसमें उपधारा 53 में ये उपधारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो इस अधिनियम में प्रतिभूति का अर्थ क्या है? राजस्थान या केंद्र सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूतियां। तो देखो इस अधिनियम में लोक प्रतिभूति, लोक का मतलब सरकारी होता है, लोक का अर्थ क्या होता है? सरकारी या सार्वजनिक होता है। तो इस अधिनियम में प्रतिभूतियां किसके द्वारा दी जाती हैं? इस अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, भारत के किसी भी अन्य राज्य की सरकार द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी किस में आएगी? प्रतिभूति में आएगी। तो प्रतिभूति किसी व्यक्ति विशेष या किसी अभिकरण द्वारा नहीं दी जाकर किसके द्वारा दी जाती है? सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार में राजस्थान या किसी अन्य राज्य की सरकार हो सकती है या भारत या केंद्र सरकार हो सकती है। फिर देखो एक तो प्रतिभूति में आ गया, दूसरा है राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली प्रतिभूतियां। इसके अलावा राज्य सरकार कोई आदेश देकर भी किसी अन्य टाइप से भी कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटी दे सकती है। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि नगरपालिका अधिनियम में प्रतिभूति या सिक्योरिटी का जो प्रावधान है वो किसकी ओर से? या तो राज्य सरकार की ओर से होता है या केंद्र सरकार की ओर से, या राज्य सरकार के किसी आदेश के तहत वो सिक्योरिटी दी जा सकती है। फिर देखिए इसमें एक सवाल है, नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिभूति जिसके द्वारा दी जा सकती है। तो देखो राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है, केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है, राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत करके ऐसी शक्ति दी जा सकती है। इसलिए इसका उत्तर क्या बन गया? चौथा बन गया सभी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिभूति किस किस के द्वारा दी जा सकती है। तो राज्य सरकार दे सकती है, केंद्र सरकार दे सकती है और राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन प्राधिकृत करके ऐसी सिक्योरिटी दी जा सकती है। नेक्स्ट आप देखिए, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया ये सार्वजनिक स्थान है, ये पैलेस की बात है। और अभी नीचे अपन देखो ये उपधारा 42 में सार्वजनिक स्थान की बात की है। देखो उपधारा 242 किसकी बात करता है? सार्वजनिक स्थान की। फिर देखो उपधारा 244 किसकी बात करता है? सार्वजनिक मार्ग की, स्ट्रीट की। सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक मार्ग 44 में है और सार्वजनिक स्थान जो है वो 42 में है। ये ध्यान रखना। तो इस अधिनियम में पहले सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया गया, फिर सार्वजनिक मार्ग को। अब सार्वजनिक मार्ग से क्या तात्पर्य देखिए, तो इस अधिनियम में निम्न में से कोई भी सार्वजनिक मार्ग है। पहला है जिस पर जनता को आवागमन का अधिकार हो। देखो यहाँ या कनेक्टिव लिया गया है, तो जिस पर जनता को आने जाने का अधिकार है वो सार्वजनिक मार्ग है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जिस नगरपालिका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की निधियों से, ये जिस नहीं है जिसे है, ये ध्यान रखेंगे, जिसे नगरपालिका, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की निधियों से खर्च करके या अन्य किसी सार्वजनिक निधि से खर्च करके समतल बनाया गया हो। तो उस रास्ते को लेवल या तो नगरपालिका ने अपने खर्चे से किया है, या राज्य सरकार ने किया, या केंद्र सरकार की कोष से किया गया है। तो देखो यहाँ खास बात क्या है, इसमें ऊपर वाले में ये नहीं कहा कि किसी सरकारी खर्चे से उसको विकसित या समतल किया गया है। जिस पर जनता को आवागमन का अधिकार है वो सार्वजनिक मार्ग है, चाहे उसके ऊपर किसी सरकार ने खर्चा किया या नहीं किया। दूसरा, जिस रास्ते के ऊपर स्वयं नगरपालिका ने, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने अपने कोष से या अपने फंड से पैसा खर्च करके समतल बनाया है, तो वो सार्वजनिक मार्ग है। या इसमें भी या है। या तीसरा तरीका, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन सार्वजनिक मार्ग बन जाता है, या इस अधिनियम में कोई प्रावधान है और उसके तहत कोई सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जाता है। तो ये तीन श्रेणियां आपको ध्यान में रखनी है। जो जनता के आवागमन के लिए खुले हैं, सार्वजनिक मार्ग है। किसी सरकारी खर्चे से डेवलप किए गए हैं, सरकारी मार्ग है, सार्वजनिक मार्ग है। इसके अलावा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिसे सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जाता है वो भी सार्वजनिक मार्ग है। यहाँ देखिए सवाल का सैंपल आपके सामने दिया गया है। नगरपालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक मार्ग हो सकता है, पहला जिसे केंद्र या राज्य सरकार के खर्चे से बनाया गया, बिल्कुल हो सकता है। जिसे किसी सार्वजनिक निधि से खर्च करके बनाया गया हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा है जिस पर अधिनियम के तहत सार्वजनिक मार्ग घोषित किया गया हो, ये जिसे जिसे इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक मार्ग घोषित किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी में से किसी भी तरीके से अगर रास्ता कैटेगरी में आता है तो उसको अपन सार्वजनिक मार्ग बोलेंगे। फिर देखिए धारा 2 उपधारा 55 में कूड़ा करकट को परिभाषित किया गया है। रबिश, कूड़ा करकट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रबिश कहते हैं। वापस नीचे देखो रिव्यू में सारी चीजें कलेक्ट की हुई है। तो देखो कूड़ा करकट में कोई ऐसी धूल
राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े या अन्य कोई ऐसी वस्तु जो गणोत्पादक पदार्थ नहीं है। ये देखिए, गणोत्पादक पदार्थ है तो वो कूड़ा करकट नहीं है, तो कूड़ा करकट में गणोत्पादक पदार्थ शामिल नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। जो गणोत्पादक पदार्थ है उसको हम कूड़ा करकट, देखो इनसे धूल, राख, टूटी ईंट, चूना, गारा, कांच, टुकड़े, क्यों? क्योंकि गणोत्पादक वो होते हैं जो अपने सेंसरी ऑर्गन, आंख, नाक, कान, इनके लिए घातक होते हैं या घातक होने की संभावना रखते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ठीक है, अब रिव्यू में इनसे मिलते जुलते सारी चीजें देखो। यहाँ देखिए, प्री संकट में हेजार्डियस मटेरियल जो है वो धारा 2 उपधारा 31 में, और प्री संकट में पदार्थ की या हेजार्डियस जो मैटर है उसकी डेफिनेशन इस अधिनियम में नहीं दी गई है। इसकी परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। फिर दूसरा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, ये उपधारा 41 में, इसमें औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट शामिल नहीं है। फिर मैंने आपको गणोत्पादक पदार्थ 44 में, जिसमें रसोई कचरा, अस्तबल, गोबर जिनमें दुर्गंध वगैरह होती है। फिर कूड़ा करकट उपधारा 50 में, जिसमें धूल, राख, ईंट। तो ये देखिए यहाँ फिर एक आगे आएगा धारा 2 उपधारा 59 में अपन मल को पढ़ेंगे। मल में शौचालय, मूत्रालय व या व्यावसायिक बहिस्राव जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, ये सारा किस में आएगा? सीवेज में। सीवेज में देखो शौचालय और मूत्रालय का वेस्टेज और ये औद्योगिक बहिस्राव, तो ये ध्यान में रखना है कि औद्योगिक बहिस्राव जो है वो शौचालय और मूत्रालय के अपशिष्ट के साथ किस में माना जाएगा? मल में माना जाएगा। तो ये देखो मैचिंग वाला ऑप्शन देखना है। मल्टीपल जो सवाल आते हैं उनमें आपको ये सवाल देखना है सेक्शन वाइज, सबसेक्शन वाइज, कि परिसंकट में पदार्थ में क्या है, कहाँ परिभाषित है, कौन सी उपधारा में है। तो ये बॉक्स में जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार दोबारा आप थोड़ा सा ठीक से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन की दृष्टि से ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या आता है क्या नहीं आता है, एग्जाम्पल भी है। तो देखो कूड़ा करकट में जैसे सवाल दे दिया, कूड़ा करकट में नहीं है धूल, राख, ईंट, धूल, राख, ईंट, और फिर दे दिया औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट, तो ये चौथा नहीं आएगा क्योंकि औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट अलग चीज है। फिर यहाँ देखो, यहाँ धारा 2 उपधारा 56 में नियम या रूल की बात की है। तो देखो इस अधिनियम में जहां कहीं भी कोई नियम दिया जाएगा, नियम शब्द आएगा, तो देखो ये कहते हैं कि इस अधिनियम के तहत बनाया गया कोई भी नियम। तो देखो आपके सिलेबस में कुछ नियम दिए हुए हैं, 1974 का दिया हुआ है, 2009 के दिए हुए हैं। तो नियम का मतलब जैसे 2-3 नियम आपके सिलेबस में है जिनको आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो जहां कहीं भी नियम शब्द होगा इसका मतलब यह कि नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य सरकार के वे नियम है जो इस हेतु तैयार करके लागू किए गए हैं। तो नियम का मतलब आपके सिलेबस में अलग से है जो राज्य सरकार जारी करती है। फिर धारा 2 उपधारा 57, इसमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, एससी से क्या तात्पर्य है? तो देखो यहाँ भी एससी को इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। देखो एससी शब्द को डिफाइन किया गया है संविधान की अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में। तो इसमें ऐसी शब्द को की जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा अपन नगरपालिका अधिनियम में काम में लेंगे। कहने का मतलब है कि नगरपालिका अधिनियम में ऐसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? संविधान की अनुसूचित जातियां आदेश 1950। तो 1950 के इस आदेश द्वारा केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों को डिक्लेयर किया है। और नगरपालिका अधिनियम को पढ़ते समय एससी या शेड्यूल कास्ट क्या या अनुसूचित जाति का मीनिंग वही लेंगे जो संविधान की अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में दिया गया है। तो इस अधिनियम में अलग से ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। फिर देखो धारा 2 उपधारा 58, इसमें क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इसमें एसटी आ गया। ऊपर वाले में एससी पढ़ रहे थे, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? एसटी शब्द पढ़ेंगे। तो देखो इस अधिनियम में एसटी शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है और इस अधिनियम में एसटी शब्द का वही अर्थ लेंगे। देखो राजस्थान अनुसूचित जनजातियां, देखना है यहाँ अनुसूचित अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उसी में दिया गया अधिनियम में एससी और एसटी शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई है। कहने का मतलब है कि एससी और एसटी को अलग से इस आदेश में परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति शब्द जो है
उसी में परिभाषित किया गया है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाला ये है कि अनुसूचित जाति आदेश 1950 और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 दोनों 1950 के हैं। एक में जाति शब्द है, दूसरे में अनुसूचित जनजाति शब्द है। तो अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में एससी को परिभाषित किया गया है और अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में एसटी शब्द को परिभाषित किया गया है। और नगरपालिका अधिनियम को पढ़ते समय अपन इन्हीं आदेशों में जो मीनिंग दिया गया है उसको ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम में एससी और एसटी दोनों शब्द को ही परिभाषित नहीं किया गया है। फिर देखो आगे अपन धारा 2 उपधारा 59 में मल की बात करेंगे। तो यहाँ एक बार फिर देखना, मल शब्द की अपन ने शौचालय, मूत्रालय और व्यावसायिक बहिस्राव ये सब इसमें देखा है। तो देखो क्या दिया हुआ आपको, देखो वही चीज मिलेगी। धारा 2 उपधारा 59 में मल में क्या क्या है। तो पहला देखो विष्टा, नाइट सोइल, अपन जो मल त्याग करते हैं सुबह उठते ही, तथा शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की कोई अन्य वस्तुएं। ठीक है, कोई और चीज अपन ने नालियों में डाल दी है। फिर दूसरा सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्राव एवं विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरीज हैं या निर्माणशालाएं हैं, उन निर्माणशालाओं से निकलने वाला कोई भी मटेरियल है वो किस में आएगा, मल में आएगा। ठीक है। फिर देखो निम्न में से जो मल की श्रेणी में आता है, तो देखो विष्टा, नाइट सॉइल मल की श्रेणी में आता है। दूसरा शौचालय, मूत्रालय की वस्तु मल की श्रेणी में आता है। व्यावसायिक विनिर्माणशालाओं से निकलने वाला पदार्थ किस में आता है, मल की श्रेणी में आता है। तो विशेष ध्यान आपको मल में किसका ध्यान रखना है, व्यावसायिक, जो कॉमर्शियल विनिर्माणशालाएं हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो है उनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो किस में आएगा, मल की श्रेणी में आएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। फिर आगे देखो आप इसमें धारा 2 उपधारा 60, इसमें स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है। तो नगरपालिका अधिनियम 2009 आपको पता है कि जगह जगह इसमें राज्य शब्द आएगा। तो बेसिकली ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है। तो इसमें राज्य शब्द का अर्थ क्या आएगा, देखो राज्य शब्द को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। राज्य शब्द को यहाँ परिभाषित किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 में परिभाषित किया गया है। आपको पता है कि राजस्थान का वर्तमान स्टेटस जो है वो 1 नवंबर 1956 से आया, और 1 नवंबर 1956 से राजस्थान के वर्तमान स्टेटस को जिस अधिनियम से जारी किया गया वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 में, और वहां राज्य का जो मीनिंग दिया गया है वही मीनिंग अपन इसमें लेंगे। तो राज्य का कौन सा अर्थ लेंगे, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 में दिया गया है। इसका मतलब यह कि नगरपालिका अधिनियम में राज्य शब्द को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। फिर देखो आगे राज्य वित्त आयोग, वही बात है जिसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। देखो राज्य वित्त आयोग धारा 2 उपधारा 61, राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें इस धारा में राज्य वित्त आयोग का अर्थ उस वित्त आयोग से लिया जाएगा जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में और 243 जय की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो देखिए ऊपर मैंने एक अधिनियम में बताया था कि राज्य वित्त आयोग क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। राज्य वित्त आयोग वो होगा जिसका गठन 243 जय के तहत किया जाएगा। और यहाँ इस धारा में ये बताया कि राज्य वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति किसको है, राज्यपाल को है। ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति राज्यपाल को है। ठीक है। तो यहाँ सवाल यही इंपॉर्टेंट है। देखो नीचे मैंने सवाल भी दिया, राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसे है, राज्यपाल को है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। यहाँ एक बार फिर देखो इन दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कई बार हिंदी का शब्द जो है वो दिक्कत करता है। तो देखो अनुच्छेद 243 वाई और आई, ये इजी रहेगा। अनुच्छेद 243 वाई और अनुच्छेद 243 आई। देखो वाई का मतलब है मैं और आई का मतलब है जय। तो देखो आर्टिकल 243 वाई में ये कहा गया कि वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किन कार्यों के लिए होगा। तो मैंने आपको बताया था कि स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच वित्तीय मामलों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे वित्त आयोग द्वारा, उन कार्यों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो 243 वाई में वो कार्य बताए गए हैं जिनके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और 243 आई में वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसको है, राज्यपाल को है। बहुत ही माइनर सा अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाला है। तो देखो राज्य वित्त आयोग के गठन की प्रावधान या
कहाँ है 243 झ में या आई में, किसको है, राज्यपाल को। 243 वाई में राज्य वित्त आयोग के वो कार्य जो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को सौंपे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे ये धारा 2 उपधारा 62, इसमें मार्ग या स्ट्रीट की बात की गई है। एक बार फिर देखेंगे, देखो मैंने आपको ऊपर जो बताया है वो सार्वजनिक मार्ग की बात बताई है, थोड़ा सा इनको फिर कंपैरिजन करेंगे। देखो सार्वजनिक मार्ग की चर्चा अपन ने की है धारा 2 उपधारा 54 में। देखो धारा 2 उपधारा 54 में अपन ने किसकी बात की है, सार्वजनिक मार्ग की बात की है। तो उपधारा 54 में सार्वजनिक मार्ग और उपधारा 62 में खाली मार्ग, उपधारा 62 में खाली मार्ग है और 54 में क्या है, सार्वजनिक मार्ग है। तो कई बार ऐसी चीजें जो हैं, तो यहाँ एक बार यहाँ बगल में सार्वजनिक मार्ग उपधारा 54, मार्ग या स्ट्रीट उपधारा 62, बस इतना सा अंतर ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो मार्ग में क्या क्या शामिल है, देखो यहाँ सार्वजनिक नहीं है, इसमें तो मार्ग में सारे हैं, निजी सार्वजनिक सारे, तो इसमें मार्ग में क्या क्या आएगा ये आपको देखना है यहाँ। तो देखो मार्ग में कोई ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वित्ती या रास्ता है जो स्थायी या अस्थायी रूप से, देखो मार्ग में स्थायी रास्ते ही नहीं है, अस्थायी रास्ते भी है, मार्ग में अस्थायी रास्ता भी है, ठीक है, रूप से जनता की पहुंच में हो, फिर चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, मतलब आम रास्ता का मतलब सार्वजनिक या जनता के लिए हो या किसी का निजी, अगर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको अपन मार्ग मानेंगे। इन सब के साथ साथ मार्ग में निम्न भी शामिल है, देखो ये तो है ही, सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, भित्ति, रास्ता, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, चाहे आम हो या निजी, ये सब क्या है, मार्ग में आएंगे, रास्ते में आएंगे। और मार्ग में इसके अलावा क्या शामिल आता है, तो ये देखना, मार्ग में इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं, वो क्या है, मार्ग के दोनों ओर स्थित निश्चित की गई कोई सीमा तक की भूमि, नाली या गटर आदि, यदि ऐसे ऐसे स्थानों पर किसी ने कोई बरामदा या उपसंरचना बना रखी है तो उसे भी मार्ग का ही हिस्सा गिना जाएगा। देखो अपने घर के सामने नाली के ऊपर अपन ने कोई छज्जा निकाल रखा है या कोई बरामदा बना दिया जो रास्ते के ऊपर है या गटर की नाली के ऊपर है या सीवेज लाइन के ऊपर है, भले ही अपन ने खुद बनाया होगा लेकिन वो क्या है, वो मार्ग ही माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, मार्ग के दोनों ओर स्थित खाली जगह, देखो रास्ते के दोनों ओर अगर किसी ने कुछ बना दिया तो वो भी मार्ग में ही माना जाएगा, भले ही निर्माण करवा दिया होगा। दूसरा, मार्ग के दोनों ओर स्थित खाली जगह, अगर खाली जगह पड़ी है जो किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने के लिए या इसके लिए इस्तेमाल की जाती है तो वह मार्ग में शामिल है, चाहे उस जगह पर किसी ने कोई निजी संपत्ति, दरवाजा, कोई पिलर, कोई जंजीर या कोई चैन वगैरह बांध रखी होगी, या टेम्परेरी जैसे पार्किंग के लिए अपन सार्वजनिक मार्ग के ऊपर खूंटियां, लोहे के पिलर गाड़ के चैन बांध कर पार्किंग करते हैं, जबकि वो क्या है, सार्वजनिक रास्ते का हिस्सा है। तो भले ही हमने ऐसी स्ट्रक्चर बना रखी होगी, वो भी क्या है, मार्ग है। तो मार्ग में निर्मित संरचनाएं भी हो सकती हैं, कब, जब वो सार्वजनिक मार्ग के ऊपर निर्मित हो। फिर देखो धारा 2 उपधारा 63, इसमें उप विभाजन या सब डिवीजन की बात की गई है। देखो उप विभाजन या सब डिवीजन का मतलब ये होता है कि जब कोई भूखंड नगर पालिका क्षेत्र में है और उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, चाहे वो कृषि भूमि हो चाहे प्लॉट हो, उसको यदि 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बांटना है तो उसको सब डिवीजन या उप विभाजन कहेंगे, जिसका चार्ज जो नगर पालिका लेती है। देखो इस अधिनियम के तहत उप विभाजन का अर्थ भूमि के किसी खंड या टुकड़े का 2 या अधिक भागों में विभाजित करने से लिया जाता है, चाहे वह कृषि भूमि हो या प्लॉट हो। तो एग्रीकल्चर लैंड और प्लॉट दोनों को यदि अपन अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सब डिवीजन। ये सब डिवीजन जो है वो नगर पालिका द्वारा निर्धारित किए गए चार्जेज के ऊपर या शुल्क के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट धारा 2 उपधारा 64, इसमें कर या टैक्स के बारे में बात कही गई है। तो देखो कर में क्या आता है, तो इस अधिनियम के अधीन, ये देखना, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई भी उद्ग्रहणीय पथकर, पथकर का मतलब होता है टोल, पथकर को अंग्रेजी में टोल कहते हैं, रेट, कोई भी दर जो ली जाती है, उपकर जिसको सेस कहते हैं, फीस या कोई अन्य लाभ आदि सभी टैक्स में आते हैं। तो टैक्स में है, टैक्स में उद्ग्रहणीय क्या है, पथकर है, रेट है, उपकर है, फीस है या कोई अन्य लाभ।
लाग बाग जो भी है वो किस में आते हैं, टैक्स में आते हैं। तो टैक्स में क्या क्या आता है, ए बी सी दे के उपयुक्त सभी, ठीक है। जैसे पथ कर दे दिया, उपकर दे दिया, फीस दे दी, उपयुक्त सभी दे दिया, तो ये सब क्या है, टैक्स में आएंगे। देखो नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत टैक्स में शामिल नहीं है, टोल है, उपकर है, फीस है, इनमें से कोई नहीं। ये सारी शामिल है, पूछा कौन सा नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखो धारा 2 उपधारा 65, इसमें देखो कोई संक्रमणशील क्षेत्र, देखो संक्रमणशील क्षेत्र किसको कहते हैं, संक्रमणशील क्षेत्र जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक नगरीय क्षेत्र होता है। तो संक्रमणशील क्षेत्र वो होता है जो ना तो गांव रहा और न नगर बना, या जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर रुख कर रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र या कोई वृहत्तर नगरीय क्षेत्र आता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अधीन विनिर्दिष्ट हो। ये बात ध्यान रखना, 243 क्यू। देखो या तो कोई ग्रामीण क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में बदलने वाला है, या नगरपालिका बोर्ड क्षेत्र में बदलने वाला है, या कोई नगरपालिका बोर्ड क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, या कोई नगर परिषद क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में बदल रहा हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे, संक्रमणशील क्षेत्र कहलाएंगे, ट्रांजैक्शनल। तो गांव से नगरपालिका बोर्ड की ओर रुख करने वाला, नगरपालिका बोर्ड से नगर परिषद की ओर रुख करने वाला, या नगर परिषद से नगर निगम की ओर रुख करने वाला जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहेंगे, संक्रमणशील क्षेत्र। इनको ऐसे लघु नगरीय क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र जो नगरपालिका बोर्ड है, या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र जैसे नगर परिषद और नगर निगम है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने की स्थिति में या परिवर्तित होने की स्थिति में। तो सवाल ये कि संक्रमणशील जो क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, संविधान के कौन से आर्टिकल में डिफाइन है, आर्टिकल 243 क्यू में डिफाइन है। इस प्रकार कुछ चीजें इस अधिनियम की मैंने आपको यहाँ और बताई है। जो चीजें बताई है उनको आप साइड में नोट करते जाइए। अभी इस स्लाइड में जो चीजें थी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, बाकी अगली स्लाइड में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।